नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ। साहिबजादा दिवस पर सोमवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर गुरु बाणी गूंजी है और साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के 4 साहिबजादों और माता गुजरी जी की शहादत को समर्पित साहिबजादा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुबाणी कीर्तन में सम्मिलित हुए और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले अपने सरकारी आवास पर गुरु ग्रंथ साहिब की अगवानी की और इससे पहले भी सीएम के आवास पर श्री गुरु नानक देव के 550वें प्रकाशोत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और सीएम के सरकारी आवास पर आज के कार्यक्रम में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा और राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया भी मौजूद थे। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे इस मुख्यमंत्री आवास पर श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव के अवसर पर निकली कीर्तन यात्रा का पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और ये मेरे लिए सौभाग्य का अवसर है कि देश और धर्म के लिए अपना बलिदान देने वाले गुरु गोविंद सिंह महाराज के उन 4 साहिबजादों की शहादत में आज साहिबजादा दिवस पर हम लोग मुख्यमंत्री आवास में गुरुबाणी कीर्तन करके यहाँ उनकी स्मृति को नमन कर रहे हैं। और उन्होंने आगे कहा कि सिख परंपरा भारत की भक्ति और शक्ति का एक अद्भुत संगम है। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने रविवार को विपक्षी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि सपा और बसपा जातिवादी और परिवारवादी पार्टियां और ये लोगों का भला नहीं कर सकती है। और रविवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के 12 पत्थर मैदान और बुंदेलखंड के जीआईसी ग्राउंड उरई में जन विश्वास यात्रा की जनसभाओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने ये बात कही है। और अमित शाह ने कहा कि बहन जी आती हैं तो वो एक जाति का काम करते हैं और अखिलेश आते हैं तो वो दूसरी जाति का काम करते हैं, लेकिन मोदी जी आते हैं, योगी जी आते हैं तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास होता है। और उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के विकास के लिए ढेर सारी योजनाओं का लागू किया। और बीजेपी नेता ने कहा कि अभी अखिलेश बाबू बहुत गुस्सा हैं और इसके 2 कारण हैं। एक तो मोदी जी ने 3 तलाक समाप्त कर दिया और दूसरा राम मंदिर बन रहा है। और उन्होंने आगे कहा कि अखिलेश बाबू विरोध कर रहे हैं और अखिलेश बाबू 3 तलाक से आपका क्या लेना देना है। और वहीं हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने तो मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने का कार्य किया है। मुझे बताओ भाइयों बहनों माताओं, मुझे बताओ युवा मित्रों, सपा बसपा की सरकारें थी, सभी का विकास होता था क्या? जोर से बोलो, होता था क्या? हर घर में बिजली पहुंची थी क्या? हर घर में शौचालय पहुंचा था क्या? हर घर में पीने का पानी पहुंचाने की व्यवस्था हुई थी क्या? गरीबों को मुफ्त राशन मिलता था क्या? गरीबों की 5 लाख तक की दवाइयां फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में होती थी क्या? क्यों नहीं होती थी? क्योंकि ये दोनों पार्टियां, बुआ और बबुआ, दोनों की पार्टियां जातिवादी पार्टियां है, जातिवादी। बहन जी आती है, एक जाति का काम करती है और अखिलेश आते हैं, दूसरी जाति का काम करते हैं। मोदी जी आते हैं, योगी जी आते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास होता है। साल 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए रैलियों और जनसभाओं का दौर शुरू हो गया और वहीं चुनाव में खुद को ज्यादा ताकतवर दिखाने के लिए लाखों की भीड़ जुटाई जा रही है। और देश में एक तरफ ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ चुनाव प्रचार और जोर शोर से हो रहा है। और इसी चुनाव प्रचार के दौरान खुलेआम कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी हो रहा है। और योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया है और इसे लेकर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने निशाना साधा है
और पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने ट्विटर पर लिखा, रात में कर्फ्यू लगाना और दिन में रैलियों में लाखों लोगों को बुलाना ये सामान्य जनमानस की समझ से परे है और उत्तर प्रदेश की सीमित स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के मद्देनजर हमें ईमानदारी से यह तय करना पड़ेगा कि हमारी प्राथमिकता भयावह ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकना है या चुनावी शक्ति प्रदर्शन। और वहीं आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में केंद्रीय चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की थी कि वो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए रैलियों और रोड शो पर रोक लगाएं और अगर मुमकिन है तो चुनावों को भी टाला जाए। और इससे पहले वरुण गांधी ने कहा था कि गन्ने का मूल्य बढ़ाने का मुद्दा उन्होंने अकेले ही उठाया है और उन्होंने कहा कि इस विषय पर बोलने की हिम्मत कोई अन्य सांसद विधायक नहीं जुटा सकते हैं। और गन्ना मूल्य को लेकर परोक्ष रूप से राजनीतिक दलों पर कटाक्ष करते हुए वरुण ने कहा कि टिकट कटने के डर से पार्टी के नेता ऐसा मुद्दे नहीं उठाते, लेकिन उन्हें इसका कोई डर नहीं है क्योंकि उनके परिवार ने निर्दलीय भी चुनाव जीता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के गायब रहने पर खूब तंज कसा है और योगी ने कहा कि पूरे कोरोना काल में जब लोग परेशान थे तो वो उस दौरान गायब रहे और वो केवल घर में बैठे बैठे अपने स्मार्टफोन पर गेम खेलने के अलावा कुछ नहीं करते थे। और वहीं उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि वो दोनों भाई बहन और उस दौरान इटली में छुट्टी का मजा ले रहे थे और जबकि बुआ यानी मायावती कहीं भी दिखाई नहीं दी गई और उस दौरान जब लोग संकट में थे तो केवल बीजेपी ही लोगों के साथ थी। जो लोग गरीबों की भलाई नहीं चाहते थे उन्होंने वैक्सीन का विरोध किया और रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरपुर में जन विश्वास यात्रा के दौरान एक जनसभा को संबोधित किया था और मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए पूछा कि कोरोना काल में समाजवादी पार्टी के लोग कहीं दिखे क्या। उन्होंने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि बहुत सारे लोगों की बचपन की खेलने की आदत नहीं जाती है और बबुआ अभी भी स्मार्टफोन पर छोटे बच्चों वाला खेल खेलते रहते हैं। कोरोना काल में उनको जनता की परवाह नहीं रही, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो चाहे कांग्रेस हो, किसी के नेता कोरोना के समय जनता के लिए नजर नहीं आए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा के दौरान श्री राम मंदिर निर्माण का मुद्दा भी उठाया और उन्होंने इसका श्रेय बीजेपी को दिया और योगी ने कहा कि जो लोग राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं वो राम मंदिर नहीं बनवा सकते, ना ही ये कांग्रेस से हो सका और ना ही ये बुआ से हुआ और ये राम भक्तों द्वारा ही पूरा किया जा सका है। और उन्होंने कहा कि पहले राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी और अब मंदिर का निर्माण हो रहा है और उन्होंने कांवड़ यात्रा को भी रोक दिया और हमने उस पर पुष्प वर्षा की है। जब आपने देखा होगा कांग्रेस का पता नहीं था, भाई बहन चीन से गायब थे, इटली में कहीं आनंद मना रहे होंगे, छुट्टी मना रहे थे और जब बुआ तो आज तक नहीं आई होगी और बबुआ भी स्मार्टफोन पर खेल रहा होगा। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि बचपन की आदत नहीं जाती। और भाइयों बहनों, बबुआ की आदत अभी तक नहीं जाती है, अभी भी वही छोटे बच्चों वाला खेल खेलते रहते हैं अपने फोन पे। उनको जनता की परवाह नहीं है और कोरोना में तो कहीं थे ही नहीं। कोरोना में कहीं समाजवादी पार्टी के नेता दिखाई दिए थे क्या? भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में कांग्रेस रही हो या सपा या बसपा, इनके नेताओं का आता पता नहीं था। या तो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार कार्य कर रही थी, जनप्रतिनिधि कार्य कर रहे थे और या फिर
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस समय लगा था, संगठन ही सेवा है, यानी सेवा। वहीं इत्र नगरी कन्नौज के व्यवसायी पीयूष जैन पर डीजी जीएसटी इंटेलिजेंस की पकड़ मजबूत होती जा रही। और वहीं कानपुर के बाद कन्नौज में पीयूष के आवास पर अकूत दौलत मिलने के बाद भी डीजी की टीम भी छापेमारी जारी है। वहीं आरबीआई और स्टेट बैंक की टीम नोट गिनने की 4 बड़ी मशीनें लेकर पीयूष जैन के आवास पर नोटों की गिनती में लगी है। और इसी बीच डीजी जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम भी पहुंची और कानपुर में रविवार को गिरफ्तार किए गए पीयूष जैन की आज कानपुर में कोर्ट में पेशी भी है। और इत्र की नगरी कन्नौज के निवासी इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर के आवास के बाद कन्नौज में भी नोटों की गड्डियां मिल रही हैं। और बुधवार से जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम की जारी कार्रवाई अभी भी जारी है। और सोमवार को कन्नौज में उनके घर पर नोट की गिनती जारी रही। और इसके लिए आरबीआई के साथ स्टेट बैंक के अफसरों की भी टीमें आ गई हैं। और जबकि नोट गिनने की 3 बड़ी और 2 छोटी मशीनों को बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार सुबह 4 आईपीएस अफसरों का तबादला किया है। और शासन के गृह विभाग ने सुबह 4 आईपीएस अधिकारियों के तबादले की सूची जारी की है। और इन 4 तबादलों में किसी भी जिले का एसपी या एसएसपी नहीं बदला गया। और गृह विभाग ने जो सूची जारी की है उसके अनुसार रुचिता चौधरी को लखनऊ में पुलिस अधीक्षक महिला और बाल सुरक्षा संगठन के पद पर तैनात किया गया। और इससे पहले रुचिता चौधरी लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस उपायुक्त के पद पर तैनात थी। और रुचिता चौधरी के स्थान पर अपर्णा गौतम को लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस उपायुक्त के पद पर तैनात किया गया। और अपर्णा गौतम इससे पहले पुलिस महानिदेशक कार्यालय में एसपी मुख्यालय के पद पर तैनात थी। और मोहम्मद निजाम हसन को अपर्णा गौतम के स्थान पर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय पुलिस महानिदेशक कार्यालय के पद पर तैनाती मिली है। और मोहम्मद निजाम हसन लखनऊ में पुलिस अधीक्षक उप निदेशक के पद पर तैनात हैं। और वहीं आईपीएस अधिकारी अष्टभुजा प्रसाद सिंह को पुलिस अधीक्षक उप निदेशक यातायात लखनऊ के पद पर तैनात किया गया। और वो इससे पहले पुलिस अधीक्षक मुख्यालय पुलिस महानिदेशक कार्यालय में तैनात थे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने रविवार को दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में बीजेपी की दोबारा सरकार बनने पर एआईएमआईएम के मुखिया और सांसद असदुद्दीन ओवैसी जनेऊ धारण करके राम नाम जपने लगेंगे। और चौधरी ने शामली में आयोजित युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये टिप्पणी की है। और चौधरी ने इस बयान के बारे में बताया कि मैंने सभा में मौजूद लोगों से कहा था कि अगर आप प्रदेश में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनवाते हैं तो एआईएमएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जनेऊ धारण करते हुए नजर आएंगे और राम नाम का जाप करेंगे। और इस सवाल पर कि उन्हें आखिर क्यों लगता है कि ओवैसी ऐसा करेंगे, चौधरी ने कहा कि हम अपना एजेंडा आगे बढ़ा रहे और हमारे एजेंडे के मुताबिक अखिलेश यादव मंदिरों में जा रहे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी जनेऊ धारण करके हर किसी को अपना गोत्र बता रहे हैं। और ये हमारी विचारधारा का प्रभाव है जिसकी वजह से लोगों ने अपना एजेंडा छोड़ दिया। और भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, अल्पसंख्यकों की बात करते थे, जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया और न्यायालय में शपथ पत्र देकर कहा कि राम एक काल्पनिक पात्र है, अब वही लोग जनेऊ धारण कर रहे हैं और एक मंदिर से दूसरे मंदिर घूम रहे हैं। और इस बारे में पूछे जाने पर ओवैसी ने कहा कि आखिर लोगों को हो क्या गया, अगर कोई शख्स फजूल का बयान देता है तो आप उस पर मेरी प्रतिक्रिया क्यों चाहते हैं। मैं ऐसे पागलपन भरे बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। और गौरतलब है कि ओवैसी की पार्टी ने उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का फैसला किया और ओवैसी मुसलमानों से खुद को एक राजनीतिक ताकत के रूप में विकसित करने के लिए अपना एक नेतृत्व तैयार करने की बात कर रहे हैं। आपके एजेंडे के आधार पर, आपकी ताकत के आधार पर, आपकी सक्रियता के आधार पर, आपकी जागरूकता के आधार पर इन लोगों ने अपने राजनीतिक एजेंडे बदले।
और अखिलेश यादव जिनके पिता ने राम मंदिर पर कार सेवों पर गोली चलवाई थी, अब वो मंदिर जा रहे हैं। राहुल गांधी जिनके परिवार के लोगों ने, जिनके पूर्वजों ने राम का, भगवान श्री राम के अस्तित्व को मानने से इंकार कर दिया था, वो जनेऊ डाले घूम रहे हैं और अपना गोत्र बता रहे हैं कि हम इस गोत्र से आते हैं। और चिंता मत करो, अगर अगली बार सरकार आएगी, आपका जैसा ही विश्वास है, स्नेह है, आपकी सक्रियता से लगता है, तो ये ओबीसी भी जनेऊ डाल के घूमेगा, अपना गोत्र बताएगा। कासगंज से फर्रुखाबाद आ रही पैसेंजर ट्रेन में देर रात आग लगने से खलबली मच गई और पैसेंजर ट्रेन में इंजन के बाद की तीसरी बोगी में आग लगने से घबराए कुछ यात्री चलती ट्रेन से कूदने लगे और ट्रेन की 2 बोगियों में धुआं भरने के कारण आग की जानकारी हुई और फर्रुखाबाद में फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और इस दौरान कोई भी यात्री चोटिल नहीं हुआ। और कासगंज से रविवार देर रात करीब 3 बजे फर्रुखाबाद आ रही पैसेंजर ट्रेन में फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन से करीब 4 किलोमीटर पहले हत्यापुर गांव के पास कासगंज फर्रुखाबाद पैसेंजर ट्रेन में आग लग गई थी और यात्रियों के शोर मचाने पर लोको पायलट ने सूझबूझ दिखाकर गांव के पास क्रॉसिंग से पहले ही ट्रेन रोकी और आग आगे ना बढ़े, इसके लिए लोको पायलट ने ग्रामीणों और यात्रियों की मदद से लपटों से घिरी बोगी को अलग कराया और कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी गई।